हेलो एंड वेलकम। एन प्लस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में मैं एनपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरे साथ भारतीय इतिहास का मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे और मध्यकालीन के अंतर्गत आप मेरे साथ दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे। जैसा कि बताया था कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत का दौर था और इन 320 वर्षों में मुस्लिम शासकों के 5 वंशों ने शासन किया था। वो कौन कौन से थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो इन पांचों वंशों में हमने क्या स्टार्ट किया था? गुलाम वंश। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि गुलाम वंश में 11 शासकों ने शासन किया था। ध्यान दें, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन 1206 से 1210, आराम शाह 1210 से 1210 ही तक, इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक, रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से 1236 ही तक। उसके बाद रजिया जो इल्तुतमिश की बेटी है 1236 से 1240 तक। रजिया के बाद बहराम शाह 1240 से 1242, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक। इधर लिखा 1242 से 1246 तक। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक। फिर आता है बलबन 1266 से 1287 तक। फिर आता है कैकूबाद 1287 से 1290 और अंतिम जो शासक था वो क्यूमर्स था 1290 बैठा और 90 में ही हटा दिया गया था। तो इस प्रकार से गुलाम वंश के ये 11 शासक थे और हम पिछले वीडियो में इल्तुतमिश तक का इतिहास समझ चुके थे। आज हम रुकनुद्दीन फिरोज शाह से आगे की बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी तो वहाँ के तुर्की अमीरों ने और शाह तुर्कान ने षड्यंत्र द्वारा रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाल दिया था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था वो एक अयोग्य व्यक्ति था। और दोस्तों, जब कोई शासक अयोग्य होता है तो उसके जो राज्य की व्यवस्था होती है वो अशांति फैल जाती है। उसके राज्य की जो व्यवस्था होती है वो सही से नहीं चल पाती है। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह जी एक अयोग्य व्यक्ति था, जिसके कारण उसके राज्य की जो वास्तविक शक्ति थी वह शाह तुर्कान के हाथों चली जाती है और वहाँ की जनता पर अत्याचार होने लगे। रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहने और दिल्ली में पहुंचकर नमाज के अवसर पर जनता के बीच उपस्थित होकर उसने राज्य में फैली अव्यवस्था, राज्य में हो रहे अत्याचार, जनता पर जितने भी हो रहे अत्याचार उन सब का वर्णन किया। और जनता पर होते हुए अत्याचारों का वर्णन करते हुए रजिया सुल्तान ने एक जनता को आश्वासन दिया कि यदि मैं शासक बनती हूँ तो मैं राज्य में सुव्यवस्था स्थापित करूँगी। तो इस प्रकार से रजिया की बातों में आकर वहाँ की जनता ने
राजमहल पर आक्रमण किया और शाह तुर्कान को गिरफ्तार कर रजिया को 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठाल दिया। तो 1236 ईस्वी में रजिया गद्दी पर बैठती है और 1240 ईस्वी तक शासन करती है। रजिया इतना ही नहीं बल्कि रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी और रजिया ने सिंहासन पर बैठते ही कूटनीति अपनाई। ये क्या होता है? रजिया ने अपनी कूटनीति इस प्रकार से अपनाई थी कि उसने अमीर वर्गों में फूट डाल दी थी और रजिया ने गद्दी पर बैठते ही सैनिक वेशभूषा धारण किया और सैनिक वेशभूषा धारण करते ही उसने पुरुषों जैसे वस्त्र पहनना स्टार्ट करती है। कोट पैंट कुल्हा मतलब होता है टोपी। और वैसे भी वहाँ के तुर्की अमीरों का मानना ये था कि किसी भी महिला या किसी भी स्त्री का शासन करते हुए अपना अपमान समझते थे। और ऊपर से रजिया ने तो जो पर्दा प्रथा थी वो भी त्याग कर दी। तो वहाँ की जो तुर्की जनता थी, वहाँ के जो अमीर वर्गीय के जो लोग थे वो सभी लोग रजिया के विरोध में आ गए। और बल्कि रजिया के जो भाई थे बैराम शाह वगैरह वो भी रजिया के विरोध में आ गए। जानते हो क्यों? क्योंकि रजिया जो थी वो स्त्री की वेशभूषा छोड़ती थी और वो अपनी एक पर्सनल ज़िंदगी जीना चाहती थी। लेकिन इस चीज़ का वहाँ के व्यक्ति विरोध करते थे, बल्कि उसके परिवार के लोग भी विरोध करते थे। परंतु रजिया नहीं मानी और रजिया का साथ देने वाला एक ही व्यक्ति था, वो था बलबन। बलबन कौन था? वो रजिया का पिता इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश जिस समय मरे थे, इल्तुतमिश की जिस समय मृत्यु हुई थी, तो इल्तुतमिश मृत्यु से पहले अपने गुलाम बलबन से कह के गया था कि मेरे मरने के बाद मेरी पुत्री रजिया को सुल्तान बनाना। जानते हो क्यों? दोस्तों ध्यान दो कि जिस समय इल्तुतमिश जिंदा थे तो इल्तुतमिश की जीवित अवस्था में ही उसका सबसे बड़ा पुत्र जो लखनऊती का शासक था उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। और ये एक योग्य व्यक्ति था और इसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इल्तुतमिश इस बात को चिंतित हुआ करता था कि अगर मेरे मरने के बाद मेरे छोटे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह या बैराम शाह गद्दी पर बैठता है तो ये दोनों व्यक्ति अयोग्य हैं और शासन अच्छे से नहीं चला पाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप मेरी पुत्री रजिया सुल्तान बन जाए, क्योंकि रजिया भी योग्य महिला थी। तो रजिया ने जब अपना वेशभूषा बदल दिया तो वहाँ की जनता उससे खिलाफ हो गई, वहाँ की जनता उससे नाराज़ हो गई और रजिया ने गद्दी पर बैठते ही हाथी और घोड़े की सवारी करना शुरू कर दी। रजिया अपने शासनकाल में सड़कें भी बनवाती है, रजिया अपने शासनकाल में कुआं भी बनवाती है, रजिया शिक्षा पर भी ध्यान देती है और रजिया जैसे कि पुस्तकालय भी बनवाती है। रजिया एक भूल कर बैठती है, जानते हो क्या? रजिया का एक बचपन का दोस्त था जलालुद्दीन याकूत। ये तुर्की अमीर नहीं था, ये व्यक्ति अबिसिनिया का निवासी था और ये रजिया का बचपन का दोस्त था। अब एक पद हुआ करता था उस समय, इसको हटा देते हैं, नोट कर लिया। उस समय एक पद हुआ करता था अमीर ए आखूर। ये पद रजिया के पिता इल्तुतमिश ने बनाया था और इस पद पर उसने अपना गुलाम बलबन को नियुक्त किया था। परंतु रजिया ने क्या किया, बलबन से ये पद को ले लिया, बलबन को इस पद से हटा दिया और ये पद अपने दोस्त याकूत को दे दिया था। इस बात पे बलबन का भी दिमाग खराब हो गया। अब बलबन भी उसका विरोध करने लगा। रजिया ने क्या किया, अपने दोस्त याकूत को अपने साथ लिया और उसके एक बचपन का
जो प्रेमी था जिसका नाम था अल्तुनिया, उस समय वह अल्तुनिया जो है भटिंडा का सूबेदार हुआ करता था। तो रजिया ने याकूत को अपने साथ लेकर भटिंडा की ओर प्रस्थान करती है अपने प्रेमी से मिलने के लिए। तो वहाँ पर अल्तुनिया ने इन दोनों को देखा तो अल्तुनिया का भी दिमाग खराब हो गया कि ये क्या किया है, मतलब मेरी प्रेमिका होकर और ये अमीर याकूर का पद याकूत को दे दिया। तो इस बात का विरोध करके अल्तुनिया ने जलालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी और रजिया को बंदी बना लिया। अब रजिया ने जैसे ही देखा कि याकूत की हत्या कर दी तो रजिया भयभीत होकर अल्तुनिया से शादी कर लेती है। अब रजिया ने जैसे ही शादी की, इधर बैराम शाह जो रजिया का भाई था उसको पता चलता है, बैराम शाह सत्ता को हत्या लेता है। अब रजिया ने अपने पति अल्तुनिया को लेकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और बोली कि चलिए अभी तक तो हम अकेले राज करते थे, अब हम दोनों मिलकर राज करेंगे। तो रजिया ने अपने पति अल्तुनिया को लेकर दिल्ली की ओर प्रस्थान करती है और इधर बैराम शाह को पता चलता है। तो बैराम शाह ने अपने गुंडों को लगाकर रजिया को मरवाने का वादा किया। तो बैराम शाह के गुंडे रजिया की ओर बढ़ते हुए जा रहे थे और रजिया दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। तो इन दोनों का सामना हरियाणा में कैथल के पास हुआ और उन गुंडों ने रजिया व अल्तुनिया की हत्या कर दी। ये घटना 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी की थी और रजिया की हत्या के बाद बैराम शाह गद्दी पर बैठ गया। ध्यान दें, बैराम शाह 1240 ईस्वी में बैठा और 1242 ईस्वी तक बैठा रहा। ठीक है। बैराम शाह भी एक अयोग्य व्यक्ति था। इसके राज्य की जो वास्तविक शक्ति थी वह तुर्कान ए चहलगानी के हाथ पहुंच गई। तुर्कान ए चहलगान क्या था? ध्यान दें, तुर्कान ए चहलगान तो तुर्कान ए चहलगान का एक वो पद हुआ करता था, तुर्कान ए चहलगान एक ऐसा ग्रुप हुआ करता था जैसे कि इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में जितने भी काम किए थे, जो भी कार्य किए थे, उन सभी कार्यों को महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उसने अपने 40 योग्य गुलामों का एक संगठन बनाया था, एक समूह बनाया था और इससे उसका नाम रख दिया था उसने तुर्कान ए चहलगानी, जिसको दल चालीसा भी कहा जाता है। तो बैराम शाह के शासनकाल में जो राज्य की वास्तविक शक्ति थी वो तुर्कान ए चहलगान के हाथ पहुंच गई और इसके शासनकाल में तुर्की अमीरों ने एक और फ़ायदा उठाया। इसके शासनकाल में तुर्की अमीरों ने अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने एक और पद बनाया जिसका नाम था नायब ए मुमलकत। इसका मतलब क्या हुआ था? जैसे कि आप बोलते हैं संरक्षक, और इस संरक्षक पद पर तुर्की अमीरों ने एतगीन एक व्यक्ति था, एतगीन को नियुक्त कर दिया। अब एतगीन एक ऐसा व्यक्ति था, उसने बैराम शाह की हत्या का षड्यंत्र बनाया। एतगीन ने सोचा कि बैराम शाह की हत्या कर दे और स्वयं हम गद्दी पर बैठ जाएं। तो ये बात का पता चलता है बैराम शाह को और बैराम शाह एतगीन की हत्या करा देता है। तुर्की अमीरों ने एतगीन की हत्या के बाद बदरुद्दीन को उसी पद पर बैठाल दिया और बैराम शाह ने बदरुद्दीन की भी हत्या करा दी। अब इन दोनों हत्याओं पर वहाँ के तुर्की अमीर जो थे वो काफ़ी भयभीत हुए और उन्होंने भागना शुरू किया और भागते भागते कहाँ पहुँचे? मंगोलों के पास। तो मंगोलों के पास पहुँचे और मंगोलों ने 13 मई 1242 ईस्वी को लाहौर पर आक्रमण किया और बैराम शाह की हत्या कर दी।
बैराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक बैठता है। अलाउद्दीन मसूद शाह जो था, अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह का पुत्र और इल्तुतमिश का पौत्र था। ध्यान दें, अलाउद्दीन भी एक अयोग्य व्यक्ति था और अलाउद्दीन की जो वास्तविक शक्ति थी, इसका एक वजीर हुआ करता था। अलाउद्दीन का एक वजीर हुआ करता था, उसका नाम था मुहाबजुद्दीन। अलाउद्दीन का एक वजीर हुआ करता था, उसका नाम था मुहाबजुद्दीन। इसके पास अलाउद्दीन के शासन की वास्तविक शक्ति स्थापित थी। मतलब अलाउद्दीन के समय में जो राज्य की वास्तविक शक्ति थी, वो अलाउद्दीन के वजीर मुहाबजुद्दीन के हाथों में चली गई। अब ये सोचने लगा कि हम भी कुछ ना कुछ करें और शासन पर बैठें, हम भी शासन करें। तो बलबन ने षड्यंत्र बनाया और इसको 10 जून 1246 ईस्वी को गद्दी से हटाया और उसको धोखे से कैद खाने में बंद कर दिया, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कौन गद्दी पर बैठता है? नासरुद्दीन। और नासरुद्दीन एक ऐसा शासक था जिसे बलबन ने अपनी ही षड्यंत्र द्वारा बैठाला था। नासरुद्दीन को बलबन ने 1246 में बैठाला और इसके शासनकाल में, नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, पूरी जो राज्य की वास्तविक के शासनकाल में राज्य की जो वास्तविक शक्ति थी, वो सब बलबन के हाथों में थी। बलबन जो चाहता था वही होता था। होता क्या है, बलबन ने नासरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाला और 1266 ईस्वी में इसको भी गद्दी से हटा दिया। उसके बाद बलबन गद्दी पर बैठता है। बलबन जब गद्दी पर बैठता है तो ध्यान दें, बलबन जो है वो एक इल्वरी तुर्क था, एक इल्वरी तुर्क जनजाति का व्यक्ति था। इसे युवा अवस्था में मंगोलों ने गिरफ्तार कर लिया था। बलबन को मंगोलों ने युवा अवस्था में बंदी बना लिया था और बसरा ले जाके ख्वाजा जलालुद्दीन के हाथों बेच दिया था। ख्वाजा जलालुद्दीन ने अपने यहाँ कुछ समय तक रखने के बाद 1233 ईस्वी में दिल्ली ले गया, जहाँ बलबन को इल्तुतमिश के हाथों बेच देता है। अब इल्तुतमिश ने उसे अपने यहाँ गुलाम बना लिया था। कुछ दिनों बाद उसने उसकी काबिलियत को देखकर अपने 40 दल का जो ग्रुप बनाया था, तुर्कान ए चहलगान में सम्मिलित कर दिया था। उसके बाद बलबन एक इतना काबिल व्यक्ति था कि उसने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की कि जहां वो ग्रुप डी ही होता है, गुलाम जो होते हैं वो ग्रुप डी में ही आते हैं। तो बलबन को जो है ग्रुप डी में भर्ती किया गया था। इल्तुतमिश ने बलबन को गुलाम बनाया था और धीरे धीरे एक IPS लेवल का अधिकारी बना लिया था। तो बलबन ने क्या किया, जैसे ही गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले इल्तुतमिश परिवार के लगभग सभी सदस्य सदस्यों को मरवा दिया था। और क्या किया बलबन ने 1249 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन से किया था। अब बलबन ने अपनी पुत्री का जब विवाह कर देता है तो बलबन ने नासरुद्दीन को विवाह के बाद उलगू खां की उपाधि धारण कराई। और बलबन ने इतना ही नहीं, अपने शासनकाल में अपने विरोधियों का पतन करने के लिए, ध्यान दें, बलबन ने अपने शासनकाल में अपने विरोधियों का पतन करने के लिए 2 नीति अपनाई, लौह
और रक्त की नीति, ये नीति चलाई थी। लौ और रक्त की नीति चलाई। ये एक ऐसी नीति हुआ करती थी, इसमें खून का बदला खून। इसका मतलब ये हुआ करता था कि बलबन का मानना ये था कि अगर किसी भी व्यक्ति को गलती करने के बाद माफ़ करना उसकी अगली गलती का बढ़ावा देना हो जाता है। अर्थात बलबन का कहना था कि जो भी व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसको उसकी सज़ा देनी है, माफ़ नहीं करना है। बल्कि सज़ा इतनी बड़ी हुआ करती थी, कभी कभी किसी सज़ा में तो उसकी मौत भी दे दी जाती थी। बलबन ने चालीसा को नष्ट करा दिया, चालीसा को नष्ट करा दिया। बलबन ने भारत में चलने वाले नवरोजा की शुरुआत की थी। बलबन ने एक दैवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस दैवीय सिद्धांत के अनुसार बलबन ने दो बातें कही थीं, ध्यान दें। बलबन ने अपने आप को नियावत ए खुदाई कहा, है ना, नियामत ए खुदाई कहा। बलबन ने अपने आप को जिले ए मलाई कहा हुआ करता। ध्यान दो, नियामत ए खुदाई का मतलब होता था कि बलबन अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना करता था। नियामत ए खुदाई का मतलब हुआ करता था कि बलबन अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। जिले ए मलाई का मतलब हुआ करता था कि ईश्वर की छाया, मतलब बलबन जो था वो अपने आप को ईश्वर की छाया मानता था। और ध्यान दें, बलबन के दरबार में दो कवि हुआ करते थे, उनका नाम था, दो प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, और दूसरा था अमीर हसन। आया समझ में? इस प्रकार से बलबन का शासनकाल रहा और बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हो जाती है। 1287 के बाद बलबन का पुत्र था बुगरा खां। बुगरा खां की मृत्यु तो बलबन का एक बार मंगोलों के साथ जब युद्ध हुआ था तो बुगरा खां की हत्या हो जाती है। बुगरा खां मारा जाता है उस युद्ध में। तो बुगरा खां का पुत्र था कैकूबाद, और बलबन के बाद कैकूबाद गद्दी पर बैठता है। कैकूबाद कुछ समय गद्दी पर बैठने के बाद 1290 ईस्वी में तुर्की अमीरों ने उसे गद्दी से हटा दिया और उसकी हत्या कर यमुना नदी में फेंक दिया। उसका जो पुत्र था क्यूमर्स, उसे गद्दी पर बैठा दिया, जो कि एक नाबालिग व्यक्ति था। अब क्यूमर्स को भी 3 महीने गद्दी पर बैठने के बाद उसे भी जलालुद्दीन ने 3 माह के बाद बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद कोई भी राजा गुलाम वंश में नहीं बचा था और गुलाम वंश यहाँ से समाप्त होता है। अब आगे हम खिलजी वंश को पढ़ेंगे। N+ टीम द्वारा दिए जाने वाले प्रत्येक ऑनलाइन बैच को आप भली प्रकार से समझने के लिए और सबसे पहले समझने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे द्वारा दिए गए प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें और प्रत्येक वीडियो के ज़रिए से आप अपने सिलेबस को वारी वारी से कवर करते चले जाएंगे। तो जल्द ही अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और